पिछले क्लास में पॉजिट्रॉन एमिशन हम लोग देखे। पॉजिट्रॉन एमिशन में भी N/P रेशियो जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन एमिशन में एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। पॉजिट्रॉन एमिशन में वन प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन and it emits a particle which is exactly same mass as that of electron but charge is positive. 1p1 gives 1n0 plus of e plus 1 0. This is positron और positron के साथ क्या निकला? न्यूट्रिनो particles to balance the spin. अगर एक x था with a and z, it became प्लस ऑफ E0। ये प्रोसेस हम लोग देखे। ध्यान रखना कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। नोट करो, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। Mass of neutron is slightly greater than the mass of proton. Mass of neutron is slightly greater than the mass of proton. तो बेसिकली इसमें अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि मास का इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली, जबकि प्रोसेस में मास घटना चाहिए, है कि नहीं? आगे लिखो, देखो therefore positron emission happens, therefore positron emission happens, therefore positron emission happens, therefore positron emission happens only if the daughter nuclei happens only if the daughter nuclei have very high binding energy, such that the difference in the energy can initiate this process, such that the difference in the energy can initiate the process, such that the difference in the energy can initiate the process, such that the difference in the energy can initiate this process. पॉजिट्रॉन एमिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट इन द सेंस हर न्यूक्लियस में या कॉमन टाइप का ये रेडियो एक्टिव फिनोमिनन नहीं है। ओनली अ वेरी हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियाई, व्हेन इट गिव्स अ डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी, देन ओनली दिस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड। और हम लोग ये भी देखें कि इस प्रोसेस में डेल्टा एम क्या आया? डेल्टा एटॉमिक मास ऑफ एक्स ए जेड माइनस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स ए जेड माइनस 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आया था। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखना, गौर से देखिए ये दोनों न्यूक्लियस को, तो ये दोनों न्यूक्लियस का मास विल बी नियरली सेम। दोनों का तो ए ही है, क्या बहुत ज्यादा फर्क आएगा? अगर ये प्रोसेस होना है तो ये डिफरेंस कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का मास डिफेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। अबे ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा एम पॉजिटिव आना चाहिए। द फाइनल मास शुड बी लेस, इनिशियल मास शुड बी ग्रेटर, तभी तो मास डिफेक्ट आएगा। और मास डिफेक्ट आएगा तो एनर्जी लिबरेट होगा। मास जब घटता है तो एनर्जी लिबरेट होता है, और जब एनर्जी लिबरेट होता है तो प्रोसेस भी होता है। यस और नो? आगे लिखो, द पॉजिट्रॉन एमिशन कैन हैपन ओनली इफ the positron emission can happen only if 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 the mass difference of the parent and the daughter nuclei
mass difference of the parent and the daughter nuclei is greater than mass difference of the parent and the daughter nuclei is greater than the mass of the two electrons, greater than the mass of the two electrons, greater than the mass of the two electrons, greater than the mass of the two electrons. समझ में आ रहा है? डेल्टा एम पॉजिटिव होगा. If delta m is positive, then process will happen. Then process will happen. If this delta m is negative, the process will not happen. Process will not happen. इसीलिए ये दोनों का डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन दो इलेक्ट्रॉन का मास से ज्यादा होना चाहिए. समझ में आ रहा है? ओके. द क्यू वैल्यू ऑफ 2me इज Q value of 2me is 2 into 0.00054 multiplied by 931.5 MeV. Multiplied by 931.5 MeV. बोल सकते हैं ना? अरे जब हम इसमें डेल्टा m इंटू सी डेल्टा इंटू 931.5 करेंगे तो इसका तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, साथ में ये भी तो आएगा. इसमें भी तो 931.5 मल्टीप्लाई करेंगे. समझ आ रहा बात? तो ये वैल्यू कितना आता है एक्चुअली? दिस वैल्यू कम्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड, कैलकुलेट करने दे, 0.00054 multiplied by 2 into 931.5, that is 1.006. 1.006 2 के पास MeV. ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. 931.5 भी एग्जैक्टली होता है 931 पॉइंट समथिंग, हम लोग उसको 931.5 मान लेते हैं. 1.0061 MeV के बराबर आया. ठीक, अब ये इसका Q वैल्यू कब पॉजिटिव होगा? Q वैल्यू कब पॉजिटिव होगा? जब इन दोनों का डिफरेंस का Q वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.0061 MeV. समझा रहा है? Q वैल्यू विल बी पॉजिटिव if the delta m, if the Q value due to x से y is greater than 1.0061 MeV. बोल सकते हैं ना? तब जाके तो Q वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और Q वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब जाकर ये प्रोसेस हो सकता है. तब जाके ये प्रोसेस हो सकता है. मान लो हम तुमसे बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां लिखे एक एलिमेंट से M A Z has undergone a process giving N A Z minus 1. ठीक, क्लियरली देख के लग रहा है कि बीटा पॉजिटिव, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिशन है. अभी थोड़ी देर के बाद हम तुमको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के कैप्चर भी देखकर तुमको लगेगा कि यही प्रोसेस हो रहा है. इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन का रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम. पहचानना है कि यहां पर पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ कि नहीं हुआ. ओके, देन Q वैल्यू इज नीडेड फॉर द प्रोसेस. गिव मी द Q वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस. समझ में आ रहा है? मान ले Q वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस इज गिवन 0.6 MeV. इस प्रोसेस का Q वैल्यू 0.6 MeV दिया है. क्या इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ? नो सर. समझ में आ रहा है? क्या इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ? नो, सिंस Q वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस इज लेस देन 1.0061,
अगर पॉजिट्रॉन एमिशन होगा तो इसका नेट क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसलिए बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन एमिशन, सिंस क्यू वैल्यू इज लेस देन 1.0061 MeV, पॉजिट्रॉन एमिशन हैज नॉट हैपेंड। कुछ और हुआ है लेकिन पॉजिट्रॉन एमिशन हैज नॉट हैपेंड। पॉजिट्रॉन एमिशन हैज नॉट हैपेंड। इतना तो बोल ही देंगे हम। समझ में आया? अगर कोई रिएक्शन देखने में लग रहा है कि पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ है, देखने में लग रहा है, उसका क्यू वैल्यू चाहिए। बिना क्यू वैल्यू का हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि वहां पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर क्यू वैल्यू उस प्रोसेस का दे दिया तो हम तुरंत कंपेयर कर लेंगे 1.0061 MeV के साथ। याद रखना वो वैल्यू अगर उससे कम है तो वो पॉजिट्रॉन एमिशन नहीं किया है, अगर उससे ज्यादा है पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ है। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट। नहीं खत्म नहीं, आधा हुआ रेडियो एक्टिविटी। गजब बात कर रहे तुम लोग भी यार। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, it is also called as K capture, electron capture or K capture। नोट करो, in some stable, in some unstable nuclei, in some unstable nuclei, the nucleus captures the closest shell electron, that is K shell electron. The nucleus captures, the nucleus absorbs or captures the closest shell electron, that is K electron. K electron, and in this process proton gets converted into neutron. In some unstable nuclei, a nucleus captures or absorbs the closest shell electron, that is K shell electron, and proton gets converted into neutron in this process. And proton gets converted into neutron in this process. Proton gets converted into neutron in this process. ये न्यूक्लियस, K shell, L, M, N जो भी है ये सब शेल। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस सबसे जो क्लोज शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको एब्जॉर्ब भी करता है, और इस एब्जॉर्ब को कहते हैं हम लोग K कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। और जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर या एब्जॉर्ब करता है तो 1p1 plus E0 minus 1 becomes N10. Proton gets converted into neutron. So ultimately ये भी एक तरह का प्रोसेस हुआ, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर N/P रेशियो पहले था तो अब N/P क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन बढ़ गया है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बढ़ गया और प्रोटॉन घट गया है। तो इस प्रोसेस में N/P रेशियो विल इंक्रीज। N/P रेशियो इन दिस प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी N/P रेशियो इंक्रीजेस, और जिस न्यूक्लियस का N/P रेशियो कम है एज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, इट विल ट्राई टू इंक्रीज द N/P रेशियो। तो अब तक N/P रेशियो इंक्रीज करने के कितने तरीके आपने पढ़ लिए? 3 तरीका। और N/P घटाने का मात्र एक ही तरीका है, समझ में आ रहा? बीटा। और 3 तरीका N/P बढ़ाने का, अल्फा, पॉजिट्रॉन एमिशन एज वेल एज K कैप्चर। ये तीन तरीका N/P रेशियो बढ़ाने का होता है। ये 3 तरीका N/P रेशियो बढ़ाने का होता है। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल करो, थोड़ा फील आएगा। Au195 platinum 195 78, lead 205 82. After electron capture it becomes thorium 205 81.
अब ध्यान देना, इसका इफेक्ट क्या होता है? As soon as the electron gets captured into the nucleus, vacancy is created. Vacancy is created. And due to the vacancy created, the electron present in the higher orbital starts jumping to the lower orbital. समझ में आ रहा है? ये यहां से आ गया, यहां वैकेंसी आ गया, ये यहां से आ गया, यहां वैकेंसी आ गया, ये यहां से आ गया। समझ में आ रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एंड इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिलीजेस अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद एक्सरे एमिट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही n=1 का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो जो हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आने का कोशिश करेगा। सेकंड वाला फर्स्ट पे, थर्ड वाला सेकंड पे, फोर्थ वाला थर्ड पे, इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शुरू हो जाता है एंड वी गेट एक्सरे इन द इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। एक्सरे इन द इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी क्या लिखोगे? एक एलिमेंट एक्स न्यूक्लियाई विथ ए एंड जेड। ऐसा थोड़ी है कि हम यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्या आप यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखोगे? इसमें बिकमिंग व्हाट? वाई ए जेड -1। तो इलेक्ट्रॉन लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए? क्यों नहीं लिखा जाए? आखिर वो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में ही तो जा रहा है। तो थ्योरेटिकली जो मास कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकली, तो उस न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैप्चर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ना पड़ेगा ना उसके न्यूक्लियस में। थ्योरेटिकली एक इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ना पड़ेगा न्यूक्लियस में कि नहीं? यस और नो? प्लस ऑफ E0 -1, because this is entering into the nucleus of the X nuclei taken। तो थियोरेटिकल मास कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो जोड़ना ही पड़ेगा, और ये हमारा फाइनल मास है न्यूक्लियाई का। ओके, व्हाट इज द डेल्टा M? वी आर ट्राइंग टू गेट द Q वैल्यू। डेल्टा M विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर मास ऑफ XaZ प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ YaZ -1। M will be equal to mass of Z proton plus mass of A-Z न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में माइनस मास ऑफ Z-1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A-Z +1, A-Z +1 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर? अब अगर इस ब्रैकेट में अगर हम Z-1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो हम इसमें भी हम Z-1 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बराबर है, बात तो बराबर है। अभी भी Z-1 इलेक्ट्रॉन, Z-1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Z प्रोटॉन। तो ये क्या बन गया? बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ XaZ माइनस एटॉमिक मास ऑफ, ये भी Z-1 प्रोटॉन, Z-1 एटॉमिक मास ऑफ -1। मतलब यहां पे इसके डेल्टा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया बेटा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। क्लियर है ना? क्लियर है? तो वही अब सोचो, एक प्रोसेस दिया है, MaZ इज गिविंग MaZ -1। हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये प्रोसेस
पॉजिट्रॉन एमिशन से हुआ है कि के कैप्चर से हुआ है? तो तुरंत तुमको बोलना पड़ेगा गिव मी द क्यू वैल्यू, गिव मी क्यू वैल्यू। ओके, इफ क्यू इज लेस देन 1.0061 MeV, if Q value for this process is less than 1.0061 MeV, तो क्या पॉजिट्रॉन एमिशन होगा? नो पॉजिट्रॉन एमिशन, नो बीटा एमिशन। क्या है यहां पर? के इफ Q is greater than 0.0061 MeV, तब क्या हुआ है? ध्यान रखना, मे बी बीटा प्लस, मे बी के कैप्चर, और बोथ। स्टेटमेंट नोट करो। इफ पॉजिट्रॉन एमिशन कैन हैपन, इफ पॉजिट्रॉन एमिशन कैन हैपन, then K capture can simultaneously happen. If positron emission happens, then K capture simultaneously happens. If positron emission happens, then K capture can simultaneously happen. Excuse me. If positron emission can happen, then K capture can simultaneously happen. But reverse is not true. If K capture happens, then positron emission never happens. अगर कंडीशन के कैप्चर वाला है तो बीटा पॉजिटिव कभी नहीं एमिट होगा, लेकिन अगर कंडीशन बीटा पॉजिटिव वाला है तो बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो बीटा पॉजिटिव एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन इज अकम्पनीड बाई के कैप्चर, ट्रू, बट के कैप्चर इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई बीटा प्लस, फॉल्स। ये 1.0061 MeV का चक्कर समझ में आ रहा ना सबको? ये 1.0061 MeV का समझ में आ रहा है ना बात? क्लियर है? तो इफ बीटा पॉजिटिव कैन हैपन, देन के कैप्चर कैन साइमल्टेनियसली हैपन, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू कि के कैप्चर के साथ साथ बीटा पॉजिटिव होना नहीं हो सकता, लेकिन बीटा पॉजिटिव के साथ के कैप्चर का होना ऑब्वियसली हो सकता है। क्लियर? इफ द एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन, if the atomic number is greater than 82, if the atomic number is greater than 82, then the nuclei can undergo, positron, कॉमा के कैप्चर और अल्फा एमिशन। इफ द एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, देन द न्यूक्लियस कैन अंडरगो के कैप्चर, पॉजिट्रॉन एमिशन और अल्फा एमिशन। मतलब 82 से ऊपर वाले हमेशा कोशिश करते हैं अपना N/P रेशियो बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? थोड़ा देर के लिए याद करो। N ये 1 था, समझ में आ रहा है? ग्राफ कैसे गया? ये ऊपर की स्टेबिलिटी, क्लियर? तो 82 वाला जनरली इस तरफ ही लाई करेगा, मतलब स्टेबिलिटी जोन के इस तरफ ही रहेगा, और अगर इस तरफ है तो ये कोशिश स्टेबिलिटी जोन में जाने का। कैसे जाना है? N बढ़ाकर P को घटाकर, N/P हमेशा क्या करने का कोशिश करेगा? तो इधर वाला हमेशा N/P को कोशिश करेगा बढ़ाने का, और इधर वाला N/P को कोशिश करेगा हमेशा, और घटने का तरीका एक ही है, सिर्फ बीटा एमिशन। क्लियर है? N/P घटाने का तरीका एक ही है, बीटा एमिशन। हम N/P बढ़ाने का तरीका समझा रहे। N/P बढ़ाने का तरीका 3 हो सकते हैं। 82 के ऊपर वाले तीनों में से किसी एक प्रोसेस से जा सकता है। आगे लिखो, इफ द एटॉमिक नंबर
If the atomic number is greater than 27 and less than 82, if the atomic number is greater than 27 and less than 82, if the atomic number is greater than 27 and less than 82, N by P can increase only by beta emission. Oh, sorry, N by P can increase only by beta positive, positron emission और K capture. अल्फा एमिशन नहीं करता. 82 से कम वाला अल्फा एमिशन नहीं करता. 27 से 82 के बीच में N by P रेशियो को इंक्रीज करता है न्यूक्लियस, आइदर बाई पॉजिट्रॉन एमिशन और बाई के कैप्चर, आइदर बाई पॉजिट्रॉन एमिशन और बाई के कैप्चर. एटॉमिक नंबर 82 के नीचे न्यूक्लियाई अल्फा एमिशन नहीं करता है. वेरी रेयर, एक आध दो न्यूक्लियस ही होगा जो 82 के नीचे है और अल्फा एमिशन किया. अल्फा एमिशन इज वेरी कॉमन अबव Z is greater than 82. Z less than 82, alpha emission is not common. Only beta positive or K capture. आगे लिखो. If the atomic number is less than equal to 27, if the atomic number is less than or equal to 27, if the atomic number is less than or equal to 27, less than or equal to 27, only positron emission, only positron emission, less than or equal to 27, only positron emission, only positron emission. There is only one exception for K capture less than 27 वाले में. There is only one exception for K capture. There is only one exception for K capture if Z is less than 27, and that exception is beryllium-47. Beryllium-47 can undergo, बन जाएगा ये लिथियम 3,7. कौन सा प्रोसेस हुआ यहां पर? के कैप्चर हुआ है. एल्स 27 से कम वाले सारे के सारे अगर N by P रेशियो घटाना चाहें तो वो सिर्फ पॉजिट्रॉन एमिशन से ही घटा सकते हैं. क्लियर है? तो इसमें सवाल देखिए कैसा फ्रेम होता है. प्रेडिक्ट द पॉसिबल डीके मोड्स. प्रेडिक्ट द पॉसिबल डीके मोड. प्रेडिक्ट द पॉसिबल डीके मोड. इस तरफ हम लिख रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियाई और इस तरफ लिख रहे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई. Predict the possible decay mode of unstable nuclei. लेकिन स्टेबल के साथ कंपैरिजन करते हुए, जैसे पहला सोडियम 2411 बट सोडियम 2311 स्टेबल. सेकंड सोडियम 2011 सोडियम 2311 इज स्टेबल. Okay, then तीसरा एल्यूमिनियम 2613 एल्यूमिनियम 2713 is stable. Fourth, एल्यूमिनियम 2913 एल्यूमिनियम 2713. Fifth, phosphorus 3215 phosphorus 3115. चलो इतना करो और बाकी क्यू वैल्यू वाला तो हम आपको समझा ही दिए. अगर देखने में लग रहा है कि के कैप्चर और बीटा पॉजिटिव दोनों हो सकता है तो भाई क्यू वैल्यू देना पड़ेगा. क्यू वैल्यू दे दो
तो हम बता देंगे कि के कैप्चर हुआ है कि पॉजिट्रॉन हुआ है। तो जब पॉजिट्रॉन हो सकता है तो के कैप्चर भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन जब सिर्फ के कैप्चर हो सकता है तो वहां पे पॉजिट्रॉन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट डीके के बाद ये बन गया, इसलिए ये नहीं दिया गया है। आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि सोडियम 2311 स्टेबल होता है, तो इसको बता कि इसके साथ क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो का स्थिति क्या है। यहां पर कितने प्रोटॉन? 11। न्यूट्रॉन कितना बता? N/P कितना? 13/11। और स्टेबल वाले का कितना? N/P कितना रहे? 12/11। मतलब कि अगर ये स्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट में होगा, ये स्टेबिलिटी बेल्ट के बाद ये कोशिश करेगा इधर जाएगा, मतलब ये अपना N/P घटाना चाहेगा। और N/P अगर घटाना चाहेगा मतलब एक ही तरीका है घटाने का। कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। चलो बताओ जल्दी अगला। 19 बटे नहीं सॉरी कितना? 9/11, 12/11। N/P क्या करना चाहेगा? ये बढ़ाना चाहेगा। 3 तरीके से बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 27 से कम, और 27 से कम में बढ़ाने का तरीका एकमात्र। समझ में आ रहा? 13/13, 1, 14/13, ये भी बढ़ाना चाहेगा। 27 से कम, बीटा प्लस डीके। 13, 29, 16/13। यहां कितना रहे? 14/13। ये अपना रेशियो घटाना चाहेगा। कैसे घटाएगा? बीटा डीके। ठीक। के कैप्चर में आइसोटोप मिलता कि आइसोबार मिलता? के कैप्चर में आइसोबार, पॉजिट्रॉन डीके में आइसोबार, बीटा डीके में आइसोबार। अरे अल्टीमेट आदमी, आइसोबार ये तो सेम रहता है ना। पॉजिट्रॉन में Z-1 हो जाता और बीटा डीके में Z+1 हो जाता, और अल्फा डीके में आइसो डायफर्स। एक अल्फा के बाद 2 बीटा में आइसोटोप्स। इधर बताओ 17/15, इधर कितना होगा? 16/15। कौन सा? और जब कैप्चर और बीटा एक साथ समझ में आए तो क्यू वैल्यू की आवश्यकता होती है। चलो, थैंक यू ऑल।